नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज है डे 7। आज अपन ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम फरवरी 2026 तक हुए हैं उसमें टोटल 2525 क्वेश्चंस में जो परमाणु और अणु के सवाल पूछे गए हैं, टोटल 79 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस ग्रुप डी जो एग्जाम 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 को हुए हैं, और इसकी यदि आपको पूरी पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के, वो भी 27 से चैप्टर वाइज, तो आप हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in या फिर ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें इस प्रकार एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी आपको डिस्काउंट के लिए हमारी वेबसाइट और ऐप पर कूपन कोड यूज कर लेना, TGRAM25 है, 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब यहाँ पर अपन ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। और चलिए यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं परमाणु और अणु पर। टोटल 79 क्वेश्चंस हैं। तो पहले सवाल से शुरुआत करें उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताना, आप यदि ग्रुप डी का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फिलहाल आपका कितना स्कोर हो रहा है और कहां से दे रहे हो। जो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर लेना। टेक्स्ट बुक पास में क्या आपका बेनिफिट है, एक तो जो लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर एज ए मॉक आपको मिल जाएंगे। जो नवंबर से स्टार्ट हुए ना एग्जाम, वो आप अटेम्प्ट करना, उनका डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा और सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इसमें यदि आप न्यू हो तो TTG के कूपन कोड यूज करना। TTG के टेक्स्ट बुक पर ध्यान देना, न्यू यूजर के लिए रहेगा, नहीं है तो नए मोबाइल से रजिस्टर करना। रिन्यू कराना चाहते हो उस केस में ये कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक साथ लगभग 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, एक ही पास में 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। कूपन कोड से और भी डिस्काउंट यहां से मिलने वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। चलिए पहला सवाल, सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है, यानी यूनिट। सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई है यू, और ये शॉर्ट यूनिट है, वैसे कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, तो AMU। और सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे अलग है अन्य आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान से। तो बात करते सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, जैसे ऑक्सीजन एक परमाणु है तो वो एक परमाणु का द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद बात करते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में एक अणु में एक से अधिक परमाणु होते हैं, तो एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान का योग, जैसे H2O का अणु है तो इसमें जितने भी परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 16 है तो ये 18 U हो जाएगा। अब बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान की, तो ये होता है विशेषकर आयनिक यौगिकों में। किसमें होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान आयनिक यौगिकों में होता है। तो इसे कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक का सूत्र होगा, उसमें जितने भी परमाणु हैं आयनिक यौगिक के सूत्र के, जितने भी आयन हैं उनके द्रव्यमान का योग, वो आपकी सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसमें NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान आप कहेंगे 58.5 U हो जाएगा। तो U यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे संक्षेप में U कहा जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान तब काम में लेते हैं जब आपका दिया गया जो पदार्थ है उनमें संगठक कण आयन हो, मतलब वो आयनिक यौगिक हो, उस केस में सूत्र इकाई द्रव्यमान काम में लेते हैं। और बाकी यहाँ पर जो ग्राम होता है ना, ग्राम, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान है वो ग्राम पर मोल होता है। एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23 अणु या परमाणु जो भी कह दो कण होते हैं, तो उसमें एक मोल में जितने भी कण होते हैं उनका द्रव्यमान वो आपके मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संयुक्ता 2 का सही उदाहरण दर्शाता है। संयुक्ता 2 का सही उदाहरण दर्शाता है, तो इसमें आप देखेंगे सल्फेट सल्फाइड। तो सल्फेट को कहा, ये आपका SO4 2- है सल्फेट, सल्फाइड SO3 2-, दोनों में आप संयोजकता देखेंगे तो वो 2 है, SO4 2-, SO3 2-। तो सल्फेट और सल्फाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की। अमोनियम की बात करें तो ये NH4+ है, इसकी संयोजकता 1 आप कहेंगे अमोनियम की। सल्फेट का तो हो गया 2, लेकिन अमोनियम यहाँ पर 1 का है। सोडियम Na+, फॉस्फेट PO4 3-, PO4 ये O है, 3- होता है फॉस्फेट का। नाइट्राइड, नाइट्राइड का भी आप देखेंगे N3-, तो 3 होती है नाइट्राइड और फॉस्फेट की। यहां से आपका सारा कुछ क्लियर हो गया। अमोनियम की 1 होती है, सोडियम की 1 होती है, फॉस्फेट PO4 3-, नाइट्राइड की भी 3 होती है। नेक्स्ट है, किस बहुपरमाणुक आयन का
n मान 3 के बराबर। अभी आपको बताया फॉस्फेट होता है PO4 3-, ये n यहाँ पर PO4 3-, SO4 क्या होता है 2- होता है, SO4 2- हो जाएगा, CO3 भी 2- होता है, ठीक है, और HCO3 ये केवल माइनस में होता है एक, ठीक है, HCO3 -1 है, बाकी सभी में N2 है, यहाँ पर कार्बोनेट में CO3 2- है, सल्फेट में SO4 2- है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तत्व का प्रतीक होता है वो तत्व का केवल एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। तत्व का प्रतीक है उसमें कितने परमाणु, जैसे एक सोडियम का मैंने प्रतीक कहा, इसका मतलब सोडियम का एक परमाणु, ये प्रतीक का मतलब एक परमाणु, तत्व का केवल एक परमाणु को बताएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक H है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु को ये दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान पद का क्या अर्थ है। तो बार बार बता रहा हूं, आयनिक यौगिक का सूत्र है ना, उसमें जितने भी आयन के परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संगठक सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, और आणविक द्रव्यमान की तरह ही इसका परिकलन किया जाता है, लेकिन यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग हो जाएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्योंकि सूत्र यानी आयनिक यौगिक है ना, उसके जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग, तो एक मोल में वो मोलर द्रव्यमान होगा, सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग है। तो सहसंयोजक यौगिक की एक ये आणविक द्रव्यमान होगा। ध्यान देना, दो चीज है, एक आणविक द्रव्यमान है, एक सूत्र इकाई द्रव्यमान है। सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है आयनिक यौगिक के लिए, और जब यौगिक सहसंयोजक यौगिक हो उसके जितने भी परमाणु के द्रव्यमान का योग वो आणविक द्रव्यमान होगा। एक सहसंयोजक यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान नहीं, तो सहसंयोजक यौगिक में जितने भी परमाणु हो उनके द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होगा। एक परमाणु में एकल प्रोटॉन का द्रव्यमान ये परमाणुिक द्रव्यमान होगा, केवल एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणुिक द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका आणविक द्रव्यमान 63 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए हाइड्रोजन का होता है एक, तो एक, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है आपके 14, तो 1 प्लस HNO3 14 प्लस ऑक्सीजन का, जैसे आपको पूछा है पता नहीं है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणा करेंगे तो टोटल आपको दे रखा है 63, टोटल 63 दे रखा है, 14 1 15 प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन बराबर 63, 3 गुणा ऑक्सीजन बराबर 63 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये आपके 48 हो जाएगा। इसका मतलब 3 गुणा ऑक्सीजन बराबर 48, ऑक्सीजन बराबर 48 भाग 3 बराबर 16। यदि आपको डायरेक्टली पता है ना, आपको ऑक्सीजन सभी कैंडिडेट को पता है कि 16U होता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, चयन थोड़ा ही होगा, तो ये 16U आप डायरेक्ट करेंगे, इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चलिए Na2SO4 का परिकलित सूत्र एकांक द्रव्यमान। तो इस केस में आपको सोडियम का पता होना चाहिए द्रव्यमान, सल्फर का होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। तो ये यदि पता है, जैसे यहाँ पर सोडियम के 2 है तो 2 गुणा 1 का 23 है तो 46 हो जाएगा Na2 का, सल्फर का 1 है तो 1 का 32 होता है तो 32U हो जाएगा एक, ऑक्सीजन के 16 है तो 4 परमाणु है तो 16 और 4 का मल्टीप्लाई 64 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 142U है, ये इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये आयनिक यौगिक है इसलिए इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में दर्शाते हैं। सहसंयोजक होता तो आणविक द्रव्यमान होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ये आयनिक यौगिक में आयनों के परमाणु द्रव्यमान का योग, आयनिक यौगिक में आयन है उनके परमाणु द्रव्यमान का योग, जो उसके सूत्र का जितने भी आयन है उनको दर्शाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये आपको बार बार बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है, मतलब केवल एकल परमाणु स्वतंत्र परमाणु का अस्तित्व होता वो हैलोजन में होता है। आप देखते हो आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सभी इसमें सभी में H2 द्विपरमाणुक है ये, लेकिन हीलियम है वो एक सिंगल उत्कृष्ट गैस में आता है तो ये एक परमाणु हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन द्विपरमाणुक अणु हो जाएंगे, और जो भी है आपका ये निष्क्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, ये हीलियम, नियोन, आर्गन सभी एकल परमाणुक हैं। जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है तो जिंक साथ में, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, डायरेक्टली आपको दिख रहा है। अब जिंक का लगभग आपको पता है कि जिंक परमाणु क्रमांक 30 है, लगभग परमाणु द्रव्यमान दोगुना से ज्यादा ही होगा, तो 60 प्लस ही होगा जिंक का। ये यदि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है और ऑक्सीजन का पता है तो आप कहेंगे यहाँ पर क्षेत्र तो ये हो रहे हैं, और इसमें क्षेत्र के आसपास डाटा आ रहा है 81 वाला, तो क्योंकि क्षेत्र से प्लस ही होगा, 60 प्लस है तो ये 81U। आप इस प्रकार आप यदि जिंक का नहीं पता ना एग्जैक्टली परमाणु द्रव्यमान, उस केस में भी कर सकते हो। जिंक का हालांकि होता 65U होता है, ठीक है, 65 प्लस 16 81U हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से
इसकी व्याख्या करता है कि क्यों किसी तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पर दे रखा किसी तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनका प्रतीक एक ही है, क्योंकि वहां पर परमाणु क्रमांक फिक्स है। परमाणु क्रमांक यानी वहां पर प्रोटॉनों की संख्या फिक्स है। तो परमाणु क्रमांक जहां पर प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व की पहचान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या से होती है। तो वो यदि सेम है तो उसको एक ही आप प्रतीक से दर्शाएंगे। नेक्स्ट है आयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आयन, तो आयन पर आवेश होता है, ठीक है। नेट आवेश वाले परमाणु के समूह को बहुपरमाणुइक आयन कहा जाता है। परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश है तो बहुपरमाणु, एक से ज्यादा परमाणु है उसमें। देखिए ये बोल रहा है कि परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणु आयन कहेंगे। देखिए परमाणु का ग्रुप है उस पर आवेश है तो वो बहुपरमाणु आयन हो जाएंगे। आयन पर ही आवेश होता है, ये ध्यान देना है। तो बहुपरमाणु आयन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर NaCl, तो एक से ज्यादा परमाणु NaCl, और NaCl खुद क्या है आपका उदासीन है, लेकिन Na पर Na+ है, Cl पर माइनस आपका आवेश है। तो नेट आवेश वाले परमाणु के समूह को बहुपरमाणु आयन कहा जाता है। तो उस पर आवेश होना चाहिए। यहां पर आप देख रहे सोडियम क्लोराइड में उदासीन सोडियम और क्लोराइड परमाणु होते हैं। सोडियम क्लोराइड पर आवेश थोड़ा ही है, NaCl पर नेट आवेश कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुपरमाणु आयन पर नेट आवेश होता है। नेट आवेश होता है, जैसे आप समझिए NH4+ है, यहां पर बहुपरमाणु और नेट आवेश है, तो ये आपका बहुपरमाणु आयन होगा जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो। धनायन एक ऋणावेशित स्पीशीज थोड़ी है। आयन केवल अधात्विक परमाणु से बनते हैं, धातु और अधातु दोनों मिक्स साथ में रहते हैं इसमें। तो यहां पर OH- आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, NO3- हो जाएगा। ये बहुपरमाणु आयन है सभी में। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सरल आयन और बहुपरमाणु आयन आप ऐसे समझो। हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है और इसकी त्रिज्या को आप नैनोमीटर में मेजर करते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु, उसकी त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, यानी 0.1 नैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु 10⁻10 है, जल का अणु 10⁻9 है, हीमोग्लोबिन 10⁻8 है, रेत का कण 10⁻4 मीटर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? स्थिर अनुपात का नियम का मतलब कोई भी यौगिक है, जैसे मैं जल का ले लेता हूं, इसमें दे भी रखा है। तो जल चाहे आप नल का ले रहे हो, नदी का ले रहे हो, बारिश का ले रहे हो, हमेशा द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहेगा। जल में जो भी तत्व है उनका द्रव्यमान अनुपात, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर रेशियो है ना, वो द्रव्यमान का रेशियो 2 और 16 यानी 1 और 8 रहेगा। कहीं से भी जल प्राप्त कर लो आप, चाहे प्रयोगशाला में क्यों ना बना दो। तो जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 रहता है। यही स्थिर अनुपात का नियम है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 यानी 12, और इसको आप भाग देंगे 12 और 32, तो भाग दो आप 4 का, ठीक है, 4 का देंगे 3 बार और 8, 3 और 8 का अनुपात यहाँ पर भी दे रखा, करेक्ट है। अमोनिया की बात करें तो NH3 है, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 है, 3 है, तो 14:3 होना चाहिए। यहाँ पर 1 दे रखा तो ये गलत है। A और B करेक्ट है, ठीक है, और 14:1 नहीं होगा, 14:3 होगा NH3। यही स्थिर अनुपात का नियम जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम पर लागू होता है यौगिक पर। रासायनिक यौगिक होना चाहिए, पदार्थों के मिश्रण ऐसा नहीं, केवल शुद्ध रासायनिक यौगिक पर लागू होता है। जो भी कंपाउंड है, शुद्ध रासायनिक यौगिक है, उसमें यहाँ पर जो संगठन है वो निश्चित अनुपात में रहेंगे, जो अवयव है, घटक अवयव है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मुख्य बिंदु ये है कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होता है। ये कथन इसी नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लेवेजियर। तो यहाँ पर एंटोनी लावेजियर करेक्ट हो जाएगा। एंटोनी एल लावेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, और लावेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आणविक द्रव्यमान होता है सहसंयोजक यौगिक में। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। बिल्कुल, एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का योग ही आणविक द्रव्यमान होता है। इसे अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। अणु का सापेक्षिक
आपेक्षिक द्रव्यमान ये भी करेक्ट है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के रूप में यू के रूप में एटॉमिक मास यूनिट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इकाई इसकी यही है। तो तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है। आणविक द्रव्यमान की गणना अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर की जाती है। चूंकि ये कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके निकाला जाता है, इसलिए ये आपेक्षिक द्रव्यमान है, सी 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान पद की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? बार बार ये आ रहा है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान में एक सूत्र है जो आयनिक यौगिक का सूत्र है ना, उसमें परमाणु जितने भी हैं उनके द्रव्यमान का योग। तो किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणु का कुल द्रव्यमान, विकल्प बी एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक की सूत्र इकाई में, तो एक यौगिक है वो भी आयनिक यौगिक है, उसकी सूत्र इकाई में, उसके फॉर्मूले में जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योगफल होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? आयन, और आयन की बात करते हैं तो परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर नेट आवेश हो। आयन पर क्या होता है? एक शुद्ध आवेश होता है, तभी वो आयन है, नहीं तो वो उदासीन रहेगा। जैसे अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनिया नहीं है आयन, क्योंकि इस पर शुद्ध आवेश नहीं है, इस पर नेट आवेश प्लस है। तो आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह हो सकता है। आवेशित परमाणु, सोडियम एक आयन नहीं है, लेकिन सोडियम Na+ एक आयन है क्योंकि इस पर नेट आवेश है। परमाणु का समूह हो सकता है, जैसे यहां पर ये आपका परमाणु का समूह तो है NH4+ है, SO3 2- वगैरह ये सारा। तो आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। न्यूट्रॉन के बदलने से परमाणु आवेशित नहीं होता है, समस्थानिक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये उदासीन परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? स्थिर अनुपात का नियम किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के साथ के समान अनुपात में होते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणु को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में थोड़े ही होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण ये द्रव्यमान संरक्षण का है, तो विकल्प ए करेक्ट है। रासायनिक यौगिक में समान तत्व, जो भी समान तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो समान तत्व हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से आपने क्यों न प्राप्त किया हो। परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है? तो ये आपेक्षिक द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान, जो कार्बन के द्रव्यमान की तुलना के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान थोड़ा ही होता है, ये कार्बन 12 परमाणुओं का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12, जो एक समस्थानिक है, कार्बन का 12 होता है, तो 12 द्रव्यमान वाला कार्बन लेना आपको। तो कार्बन C12 13 14 होता है, लेकिन आपको C12 लेना है, तो C12 समस्थानिक के, तो कार्बन 12 समस्थानिक यानी C12 वाला एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसका 1/12वें भाग की तुलना करनी है। भाई एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, लेकिन इसका 1/12वां भाग, तो 1/12वां भाग यानी 1, ठीक है। तो इसी को कहते हैं AQ। तो उस तत्व के परमाणु के औसत द्रव्यमान को दर्शाता है। तो उस यानी कार्बन का जो 1U होगा, 1/12वां भाग, वैसे 12U होता है, लेकिन 1U के साथ आप तुलना करेंगे। शुरुआत में हाइड्रोजन, पहले आप सापेक्षिक द्रव्यमान निकाला था ना, वो हाइड्रोजन के सापेक्ष था, फिर ऑक्सीजन के सापेक्ष है 1/16। हाइड्रोजन का तो खुद एक ही होता है, तो 1 की जरूरत नहीं रही। ऑक्सीजन केस में क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1/16 करेंगे तभी 1 होगा। लेकिन 1961 में IUPAC ने कार्बन 12 को वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 के अनुपात में है। NaCl सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे तो दोनों का 1:1 अनुपात है। सोडियम और क्लोराइड के आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयन एक जैसे Na+ होता है ना, Cl- है, तो प्लस माइनस 1:1 रेशियो में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा, क्योंकि यहां पर ये एक आयनिक यौगिक है, तो दोनों परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे और वहां से आपका योग करके सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाएगा। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान को गुणा नहीं करेंगे, जोड़ करेंगे, तो विकल्प बी करेक्ट है। जोड़कर ही आप निकालेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी भी यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान, जो भी उनके घटक परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग करते हैं। NaCl में Na आपका 23 हो जाएगा, Cl आपका 35.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 58.5 होगा NaCl का। NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसलिए इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान आप कहेंगे
आणविक द्रव्यमान के स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट आपको सही बताना है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 U होता है। अब बात करते हैं Ca, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का भी आपने देखा 35.5, 35.5 गुणा 2 करेंगे, 35 दूना 76 और एक ही आपका 71 हो जाएगा, और ये आपका 110 और 11 111, ये तो करेक्ट दे रखा CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान। नेक्स्ट यहाँ पर सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार आणविक और सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना तो वही करेंगे ना। आणविक द्रव्यमान में भी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ा जाता है और सूत्र इकाई में भी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ा जाता है। आणविक में सहसंयोजक यौगिक हो या फिर अणु हो उनका द्रव्यमान है, सूत्र इकाई में जो यदि आयनिक यौगिक हो उनके द्रव्यमान का योग है, तो बी भी करेक्ट है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए हमारे तरीके से भिन्न है, भिन्न नहीं है, सेम ही है तरीका। तो ए और बी करेक्ट है, सी गलत हो जाएगा, केवल ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण है? स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण है, कौन सा युग्म? तो अमोनिया और ऑक्सीजन गैस। तो सवाल को समझेंगे कि स्वयं किसी तत्व के अणु, स्वयं किसी तत्व का अणु मतलब उस अणु में केवल वही तत्व होना चाहिए, यानी अणु केवल एक ही तत्व से मिलकर बना हो। तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं अणु, यही तत्व वो सेम होना चाहिए। जैसे अमोनिया बात करेंगे तो इसमें दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तभी वहां पर अणु बना है। ऑक्सीजन में हालांकि एक तत्व है लेकिन इसके साथ युग्म का पूछा है ना, कि युग्म में स्वयं किसी तत्व के अणु है तो युग्म नहीं होगा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये करेक्ट हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन का अणु बना तो केवल एक ही तत्व है हाइड्रोजन, तो स्वयं किसी तत्व का अणु हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी वही है, अमोनिया में वही फिर आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हो गए। हाइड्रोजन गैस और पानी, पानी में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम सल्फेट के एक अणु में परमाणु की कुल संख्या को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो इसमें टोटल कितने परमाणु हैं? अब यहाँ पर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो ये सूत्र में NH4 है, मतलब नाइट्रोजन के 2 है, और 2 का मतलब है कि 2 का गुणा हो रहा है। नाइट्रोजन के साथ में 1 है तो 1 गुणा 2 2 हो गई, हाइड्रोजन के 4 है तो 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो कितने परमाणु टोटल? 15 परमाणु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता? बार बार आ रहा है, तो आयनिक यौगिक की जो भी सूत्र इकाई आपका एक फॉर्मूला है, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का योग ही सूत्र इकाई द्रव्यमान है। कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? भाई कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कार्बन 13 का मतलब क्या है कि ये परमाणु द्रव्यमान 13 है। कार्बन 12 का मतलब क्या है? उसका द्रव्यमान 12 है, ठीक है। कार्बन 13, कार्बन 14 का मतलब उसका नहीं, ये 13 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके परमाणु द्रव्यमान को, ध्यान देना। तो ये बिल्कुल इजी सवाल एक तरीके से। कार्बन 12 में 12 यू हो जाएगा, 13 में 13, 14 में 14 हो जाएगा। तो इसके पीछे संख्या का मतलब ही द्रव्यमान संख्या है वो, ठीक है। कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सबसे अच्छा समर्थन करता है? स्थिर अनुपात का नियम में मिश्रित कार्बनिक सामग्री वाले दो क्षेत्रों की मिट्टी नहीं, यौगिक में होता है, यह स्थिर अनुपात का नियम होता है, शुद्ध रासायनिक यौगिक में होता है। समान संरचना वाले दो स्रोतों से प्राप्त जल, जल आपका एक यौगिक है और उसके स्ट्रक्चर फिक्स है H2O, कोई भी दो स्रोत हो, लेकिन जल में हमेशा अनुपात हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन मिलकर, यानी अनुपात आपका 2:16 यानी 1:8 में ही जुड़ेंगे। स्रोत कोई भी हो, संरचना वो है तो वही चीज आएगी। दो स्थानों से अलग अलग कण आकार की रेत, रेत कोई आपका यौगिक नहीं है, शुद्ध रासायनिक यौगिक नहीं है। दो तालाबों से मिट्टी जिसमें विभिन्न खनिज हो, तो यौगिक में ही सूत्र इकाई ये स्थिर अनुपात का नियम है। शुद्ध पदार्थ जैसे जल का रासायनिक संगठन हमेशा स्थित रहता है, कोई भी स्रोत से आप प्राप्त कर रहे हो। मिट्टी रेत मिश्रण है जिनका संगठन स्थान बदलने पर बदल सकता है, इसलिए वे इस नियम का पालन नहीं करते हैं। यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु किसी भी रासायनिक आबंधों का निर्माण किए बिना आयनों के मिश्रण से बनते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं जिनके गुणधर्म समान हो। यौगिकों का अणु में एक से अलग प्रकार के परमाणु होंगे ना। धातुओं के बीच धात्विक आबंधन द्वारा जुड़कर ऐसा नहीं, विभिन्न तत्वों के एक साथ रासायनिक आबंधन से भाई यौगिक बन रहा है, तो उसके अणु में अलग अलग तत्व होंगे, उनकी अलग रासायनिक बॉन्डिंग होगी, केमिकल बॉन्डिंग है, सहसंयोजक है, आयनिक है, जो भी है। तो जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध बनाते हैं तो यौगिक के अणु का निर्माण होता है। तत्वों के अणु समान परमाणु से भी बनते हैं और भिन्न परमाणु से भी बनते हैं। अगला सवाल है, जब 112 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके रिजल्ट में आपको 18 ग्राम जल प्राप्त होता है, तो कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न करेगा? देखिए अभिक्रिया हो रही है NaOH और CO2,
और इसके परिणाम स्वरूप एक तो आपको मिलेगा जल मिलेगा, ठीक है, H2O, साथ में मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलेगा। अब यहां पर दे दिया इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड है 100, ये आपका 112 ग्राम, CO2 आपको दे दिया 44 ग्राम, H2 आपको दे दिया 18 ग्राम, और ये पूछा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। तो अभिकारक का आप टोटल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 156 ग्राम हो जाएगा, और इसका अभी तक आपके पास 18 ग्राम है, तो 18 माइनस कर दो, तो ये 8, 4 में से 1 गया 3, और 138 ग्राम बचे कितने, 138 ग्राम ये सोडियम कार्बोनेट का होगा, तभी ये बैलेंस बन पाएगा और वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो पाएगा। तो 138 ग्राम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ये सवाल आपका है। परमाणु के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? परमाणुओं का आकार है ना वो नैनोमीटर की रेंज में, जैसे हाइड्रोजन परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर, तो परमाणु का आकार नैनोमीटर की रेंज में होता है। 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर में मापी जाती है 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये नैनोमीटर में से मेजर करते हैं, परमाणु का आकार नैनोमीटर की रेंज में होता है। किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 U है। यदि इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो शेष तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, आणविक द्रव्यमान में जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग होता है, चाहे 1 परमाणु 2 हो 3। इसमें ये बोल रहा 3 परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु 1 है, तो 1 हाइड्रोजन का प्लस 3 ऑक्सीजन का प्लस शेष तत्वों का, ये मिलकर 63 बना रहा। तो हाइड्रोजन का आपको पता 1 ही होता है, 1 हाइड्रोजन है तो 1, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणा 16 करेंगे, 1 का 16 होता है, तो ये आपका 48 हो जाएगा। और जो बचा हुआ x है बराबर 63 है, तो ये 49, x बराबर कितना हो गया, 63 माइनस 49 हो गया, तो ये आपका 14 रहा, पीछे कितना रहा, 14 यूनिट mu हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है। तो सोडियम का आपको पता है 23, क्लोराइड का 35.5, तो 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 और 35.5, 58.5 हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान देना, सोडियम का और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ये आपको रटना ही पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान यानी जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा इक्वल रहेगा। तो अभिक्रिया होने पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता नहीं हो सकता है, हमेशा द्रव्यमान सेम रहेगा, जो भी अभिकारक का है वही उत्पाद का रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल परमाणु यहाँ पर प्रतिस्थापित हो सकते हैं तो पुनर्व्यवस्थित तो होंगे। एक समर्थ निकाय के भीतर द्रव्यमान समय के साथ, बिल्कुल एक समर्थ निकाय में द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो बी और सी करेक्ट है आपका। द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्यमान न तो आप बना सकते हो नहीं आप नष्ट कर सकते हो, बदलता नहीं है। जो भी एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, उसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। कोई भी कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सर्वोत्तम रूप से सपोर्ट करती है? खुली हवा में कागज जलाना, खुली हवा में कागज जलाना। तो खुली हवा में आप कागज जलाएंगे, उस केस में हवा में आपका धुआं उड़ेगा, गैसें उड़ेगी, उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा कागज जलाने के बाद राख वगैरह मिलेगी, उसका द्रव्यमान कागज के द्रव्यमान से अंतर आएगा, क्योंकि गैसें वगैरह वहां पर हवा में उड़ गई है। तो द्रव्यमान संरक्षण को सर्वोत्तम रूप से सपोर्ट नहीं करेगा। खुली हवा में अल्कोहल का वाष्पन करेंगे, उस केस में भी ये लागू नहीं होगा। लेकिन सील बंद कंटेनर में सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण करेंगे, सिरका का द्रव्यमान और बेकिंग सोडा का द्रव्यमान ऐड करो, उनका मिश्रण करके ऐड करो, वो इक्वल रहेगा क्योंकि सील बंद कंटेनर है। खुली हवा में लोहे को गर्म करना, खुली हवा में गैसेज के रूप में आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो कम आपका रहेगा। नियम के विरुद्ध यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण सिद्ध करने के लिए सील बंद या बंद कंटेनर आवश्यक है, ताकि उत्पन्न गैस जो CO2 वगैरह बाहर नहीं निकल सके। किसी तत्व के अणु किससे बने होते हैं? परमाणु होंगे उसमें। अणु में समान या विभिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। तो किसी तत्व का पूछा है, मैंने देख लिया कि अणु में क्या होता है। अणु में तो परमाणु हो सकते हैं एक ही प्रकार के, अलग प्रकार के, लेकिन तत्वों के अणु भाई एलिमेंट है तो एक तत्व है। जैसे एक तत्व मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम में जितने भी परमाणु होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे, क्योंकि वो सोडियम के ही परमाणु है। तो सोडियम का परमाणु तो फिक्स एक ही प्रकार हो गया ना। तो समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु, तत्व हमेशा समान प्रकार के परमाणु होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ओजोन का अणु O3 ऑक्सीजन के 3 समान परमाणु से बना होता है। परमाणु के बीच की ये संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है?
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 है यहाँ पर, लेकिन O2 है तो 16 और 32 हो जाएगा, तो 4 से करेंगे 3 और फिर आपका 8, 3 8 का रख लो आप, करने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। अभिक्रियाओं में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अभिकारक और उत्पाद में। जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो 3 परमाणु टोटल हो जाएंगे। तत्वों के प्रतीकों को लिखने का आयुपेशी नियम क्या है? ये अच्छा सवाल दे दिया इन्होंने। तो तत्वों का जो आप प्रतीक लिखते हो उसमें पहला लेटर हमेशा अपर केस में होगा। ऐसा नहीं सोडियम में Na लिख दो आप, नहीं, पहला आपका अपर केस में रहेगा, दूसरा लोअर केस होगा। ऐसा नहीं ये Na, ये नहीं होगा। कहीं पर भी आप देखिए कॉपर तो Cu होगा, ठीक है, कोबाल्ट है तो Cu होगा, और ये CO दोनों ही अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, लेकिन ये पहला अपर केस है, दूसरा लोअर केस रहेगा एक तत्व में। तो आप कहेंगे 2 अक्षरों के केस में पहला अक्षर अपर केस, दूसरा हमेशा लोअर केस होता है, तो ये आईयूपीएसी का नियम कहता है हमेशा बड़ा पहला, दूसरा अक्षर हमेशा छोटा होगा। कोबाल्ट के लिए Cu है, Cu नहीं है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, Cu में 2 अलग एलिमेंट हो जाएगा। एक ही यदि तत्व है तो बड़ा ही लेंगे कैपिटल, और 2 उसमें आ जाएंगे आपका लेटर, तो एक ही तत्व में 2 लेटर है तो दूसरा हमेशा स्मॉल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो कार्बन का आपका 12 है, ऑक्सीजन का आपका 16 है, तो ये 48 हो जाएगा, 3 है ना, CO2 2 है ना, 32, तो 12 और 32 आपका हो जाएगा 44, तो 44 हो जाएगा CO2 का द्रव्यमान। कौन सा कथन यौगिक जल के स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला स्टेटमेंट देखिए, किसी अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिक्रियकों के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है, वो इक्वल होता है, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम रहेगा, लेकिन स्थिर अनुपात का नहीं है। यौगिकों के गुणधर्म तत्वों के गुणधर्मों के समान होते हैं, ऐसा नहीं है। एक रासायनिक यौगिक में सदैव वही तत्व होते हैं जो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। रासायनिक यौगिक में जो तत्व संयुक्त होंगे वो द्रव्यमान के एक फिक्स रेशियो में होंगे, ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है। तत्व किसी भी अनुपात में मिलकर नहीं यौगिक बनाते हैं, उनका एक फिक्स हमेशा रेशियो रहेगा, तो विकल्प सी आपका सही है। किसी यौगिक का अणु नहीं है, कौन सा? किसी यौगिक का अणु नहीं है, तो यौगिक का अणु नहीं है जैसे CH4, NH3, HCl, तो यौगिक का अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। ओजोन यहाँ पर एक ही तत्वों के ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, तो यौगिक का अणु में 2 या 2 से विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे, तो ये अलग एक से अधिक तत्व हैं और वो परमाणु मिलकर यौगिक बना रहे हैं। इधर केवल एक ही तत्व का परमाणु मिलकर आपका अणु बन जाएगा। ओजोन केवल ऑक्सीजन के परमाणु से बना है, इसलिए तत्व का अणु है, यौगिक का नहीं है। तो यौगिक का अणु आपको पूछा है, यौगिक थोड़ा ही है, ये आपका तत्व का अणु है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी आपको पता है यदि समान प्रकार के परमाणु से अणु बना तो समपरमाणुक है, भिन्न प्रकार से बना तो विषम परमाणुक है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, कार्बन का 12 होता है, 12 गुणा 6, हाइड्रोजन का 1 होता है तो डायरेक्टली मैं 12 जोड़ दूंगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणा 6 हो जाएगा। तो यहां से ये ऐड करेंगे, 12 गुणा 6 72 है, और ये 12 है, 16 गुणा 6 96 है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 U होगा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। CO2 का 44 होता है, ऊपर भी आ चुका है, CO2 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो बार बार स्थिर अनुपात का आ रहा, तो किसी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुसार एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। परमाणुक द्रव्यमान निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन मानक संदर्भ के रूप में किया जाता है? कार्बन 12। परमाणु द्रव्यमान एक सापेक्ष द्रव्यमान रहता है, कार्बन 12 के जो द्रव्यमान है उसके 1/12 भाग को 1 U माना जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन 12 जो 1961 से प्रचलित है, यहाँ पर समस्थानिक को यहाँ पर काम में ले रहे हैं, और ये मानक संदर्भ के रूप में इसके एक परमाणु के द्रव्यमान को, भाई कार्बन 12 का जो कार्बन 12 एक परमाणु है उसके द्रव्यमान का 1/12 भाग ले रहे हैं और उसी को 1 U माना जा रहा है। तो 1 U का मतलब है 1 U द्रव्यमान होता कितना, कहने का मतलब आपको कोई पूछ ले 1 U द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे ये सापेक्ष द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर होगा, यानी कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है उसका 1/12 इसका गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा 1 U, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आयन की बात करें तो आयन पर आपका प्लस या माइनस आवेश होगा, और उस आयन आवेश में
ये बहुपरमाणु का आयन भी हो सकता है, एक सिंगल परमाणु का आयन भी हो सकता है। तो एक परमाणु या परमाणु का समूह होगा, परमाणु के समूह या केवल सिंगल परमाणु होगा जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होगा, वही आपका आयन होगा। तो उदासीन कण में आवेश थोड़ा ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला परमाणु उदासीन है। जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो वो उदासीन हो गया। उदासीन हुआ तो उस पर नेट आवेश कुछ नहीं होगा, नेट आवेश वहां पर जरूरी है, वही आयन कहलाएगा। चाहे उसमें एक परमाणु हो या फिर परमाणु का ग्रुप हो। एक परमाणु जैसे सोडियम हो गया, परमाणु का ग्रुप आपके NH4+ हो गया, लेकिन नेट आवेश दोनों में होना चाहिए। ठीक है, केवल Na आपका नहीं चलेगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उसमें इक्वल है। Na+ में इन्होंने इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गए तभी Na+ हुआ है। तो प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की अधिक संख्या वाला एक अणु, भाई न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन में, ये दोनों, न्यूट्रॉन तो खुद न्यूट्रल होता है, उसमें उदासीन ही होता है, वो मायने नहीं रखता है। इलेक्ट्रॉन कितने ही वो पता होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है तब उस पर नेट आवेश आएगा। आयन विद्युत रूप से आवेशित कण होते हैं। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन और ग्रहण करता है तो ऋणायन हो जाएगा। बहुपरमाणु आयन में NH4+ है, SO4 है, ये परमाणु के समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक है? तो द्विपरमाणुक है जिसमें अधात्विक है, और तो यहां पर द्विपरमाणु के दो परमाणु होने चाहिए। इसमें कहीं पर भी दो परमाणु देख रहे हैं आपको? एक ही तो देख रहा है। तो डायरेक्टली इतना इजी सवाल कौन पूछता भाई? और बाकी आपको पता है ये मैग्नीशियम, सोडियम ये अधातु नहीं है, ये धातुएं हैं। हीलियम एक परमाणुक है, आपको द्विपरमाणुक पूछा है, अधातु है जरूर। ठीक है, तो द्विपरमाणुक में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सभी आ जाएंगे अधातुओं में। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु की द्रव्यमान कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 24। 12 परमाणु क्रमांक है, इसका दोगुना होता है मैग्नीशियम का, 24U हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 का, क्योंकि 2 और 16 1:8 ही होगा। परमाणुक प्रतीकों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रतीक को तत्व फास्फोरस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस प्रतीक को तत्व फास्फोरस के लिए प्रतीक करते हैं? फास्फोरस का प्रतीक है P, रासायनिक प्रतीक है P, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो केवल P यहां पर करेक्ट होगा। फास्फोरस बहुपरमाणिक है और प्रकृति में P4 के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। जैसे एल्यूमिनियम की आप आवेश देखेंगे एल्यूमिनियम पर आयन का, तो +3 होता है, ऑक्सीजन पर होता है -2, यहां पर ऐसे। जब आपका ये यौगिक बनेगा, यौगिक हमेशा उदासीन रहेगा यदि उस पर चार्ज नहीं। उदासीन के केस में देखिए, इसके पास +3 है, इसके पास -2 है, तो आवेश इसके पास एक ज्यादा है। उदासीन करने के लिए इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो +6 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करूंगा तो -6 होगा, तब आपका उदासीन हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 से गुणा किया तो Al2 लूंगा, मतलब 2 एल्यूमिनियम मैंने लिया, और ऑक्सीजन कितना लिया? 3 लिया, O3। तो ये फॉर्मूला हो गया Al2O3। इजी वे में समझेंगे तो उल्टा कर दो, जो भी आवेश है, यदि इसके ऊपर -2 है तो -2 नीचे ले आओ एल्यूमिनियम के, इस पर +3 ऑक्सीजन के नीचे ले आओ, अब ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। Mg होता है +2, क्लोरीन होता है -। अब 2 इस पर है तो इस पर भी 2 होने चाहिए, तभी ये आपका MgCl2 उदासीन होगा। तो 2 क्लोरीन रहेंगे तब 2 हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो MgCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में आयन क्या है? आयन है उस पर आवेश होंगे, एक परमाणु एक आवेशित परमाणु या अणु हो सकता है, अणु पर भी आयन हो सकता है, केवल सिंगल परमाणु पर भी आवेश हो सकता है। तो केवल न्यूट्रॉन वाला एक परमाणु, एक आवेशित परमाणु अणु, एक रेडियो सक्रिय परमाणु की उदासीन है, उदासीन में आयन कहाँ होंगे? तो आवेशित परमाणु या अणु है वही आयन है। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है तो आवेशित हो जाएगा, और आवेशित कण को अपन आयन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? आणविक द्रव्यमान, एक अणु में जो भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का टोटल योग करेंगे तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो अणु में परमाणु के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। कौन सा यौगिक का अणु है? यौगिक देखिए, ये तो केवल तत्व है, यौगिक नहीं है। ये भी यौगिक नहीं, एक अणु है, और तत्व का ये भी यौगिक H2O होगा। यौगिक का अणु है H2O।
बाकी सभी तत्वों के अणु हैं। ये N2 तत्वों का है, O2 तत्वों का है, ये खुद ही तत्व है। यौगिक का अणु वह होता है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। तो यौगिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु एक फिक्स रेशियो में जोड़ेंगे, वही यौगिक होगा, जो H2O में आपको देखने को मिलता है। हीलियम एक परमाणु तत्व है जो अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। कितना? 16U। संहति संरक्षण के नियम, संहति द्रव्यमान को कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण की बात हो रही तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। किसी समवर्त तंत्र में यदि 15 ग्राम पदार्थ A 10 ग्राम पदार्थ B के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होना चाहिए? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो आपका अभिकारक है उनके द्रव्यमान का योग करो, वही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। 15 और 10 25 ग्राम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? आपका NaCl, वायु, नींबू का रस। यौगिक में तत्वों का एक फिक्स रेशियो होता है जो विकल्प ए में ही देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के परमाणु से बना है? एक ही प्रकार के परमाणु। जल में 2 प्रकार के परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हवा में भी मिश्रण रहता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 वगैरह सारा। सोडियम एक ही प्रकार का आपका पूछा क्या, कौन सा शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु? सोडियम एक ही परमाणु है, तो ये सोडियम करेक्ट हो जाएगा, एक ही प्रकार का परमाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? ये आपका तत्वों का अणु है, H2O यौगिक का अणु है। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तांबा, कॉपर एक तत्व है, बाकी ये कोई भी एक तत्व नहीं है, ये यौगिक हो गया, ये मिश्रण है आपका। और लवण भी एक यौगिक के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है? एक ही प्रकार का परमाणु एक परमाणु हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है, इतना इजी सवाल। वॉशिंग सोडा में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। इन तत्वों के गलत प्रतीक का चयन कीजिए। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसमें 10 जल के अणु होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा इसमें क्या नहीं होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये तीनों तो होते हैं। ये सल्फर कहां हो जाएगा इसमें? सल्फर और ऑक्सीजन, तो SO नहीं होगा। SO किसी तत्व का प्रतीक नहीं है, ये सल्फर और ऑक्सीजन के संयोजन को दर्शाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3। ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा तत्व लेड का? लेड होता है Pb, ठीक है, लेड का प्रतीक है Pb, लेड सीसा, लेटिन नाम प्लम्बम। और बाकी आयरन Fe है, गोल्ड Au है। सोडियम तत्व का Na हो जाएगा, सोडियम Na, ठीक है। आयन क्या है? आयन उदासीन परमाणु पे आयन थोड़ा ही होगा, आवेश होगा उस वही आयन होगा। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन से आयन डिफाइन थोड़ा ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो उदासीन है, नहीं तो उस पर आवेश आ जाएगा। एक अणु, एक परमाणु या परमाणु का समूह जिसपे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हो, आयन वही है, चाहे एक परमाणु पर हो या परमाणु के ग्रुप पर है, उसमें आवेश होना चाहिए, ठीक है। सूत्र इकाई द्रव्यमान को के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान आयनिक यौगिक में देखने को मिलती है, जो एक सूत्र है उसके परमाणु में परमाणु द्रव्यमान का योग हो जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है तो किसी यौगिक के सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योगफल, विकल्प C करेक्ट हो जाएगा। आयनिक यौगिक के संदर्भ में प्रयुक्त पद सूत्र इकाई द्रव्यमान को कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से बार बार आ रहा है? तो आयनिक यौगिक का ही सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, जो भी परमाणु है उनके परमाणु द्रव्यमान का योग। यौगिकों के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु के संयोजन से बनता है। यौगिक का अणु है मतलब अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, उनके परमाणु से मिलकर बना है। किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु के पृथक्करण से थोड़ा ही बनता है, योग से ही बनता है। किसी यौगिक का अणु एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु से, फिर वो यौगिक का अणु नहीं होगा, तत्व का अणु होगा, ठीक है। यौगिक में तो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु होते हैं। किसी यौगिक का अणु एक ही तत्व के परमाणु के पृथक्करण नहीं, ये वाला विकल्प ए इस केस में करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 निम्नलिखित में से किन आयनों से बना है? इसमें एक तो फॉस्फोरस है, एक आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होता है H4+ और फॉस्फोरस होता है PO4 3-। ये मिलेंगे तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और H3PO4 का निर्माण करेगा। फॉस्फोरिक एसिड है, PO4 3- है, फॉस्फेट आयन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना है? शायद ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2 ऑक्सीजन O2-, तो MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम का आपका 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे 24 और 16, ये आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को प्राय नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर आपके अगला चैप्टर आएगा परमाणु की संरचना, क्षेत्र क्वेश्चंस। तो परमाणु और अणु के 79 टोटल क्वेश्चंस आपने देख लिए। ज्यादा टफ क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं नहीं, इजी से सवाल थे।
और बाकी आप चैप्टर वाइज 9-10 की थ्योरी देखना चाहते हो जिसमें एग्जाम पर के थोड़े सवाल भी इंक्लूड है, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम पर में अच्छे लेवल के सवाल रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर वाले, तो 31 चैप्टर के ये ई बुक, इसका कुछ पोर्शन आपको बताता हूं पर्टिकुलर इस चैप्टर का जो है परमाणु एवं अणु थ्योरी। क्लिक करेंगे इस पर तो परमाणु और अणु थ्योरी, इसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, इसको वापस टाइपिंग मोड में लाते हैं। महर्षि कणाद की अवधारणा है, परमाणु के बारे में पहले कंसेप्ट दिया था कणाद ने। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ को बार बार आप विभाजित करेंगे तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को इन्होंने अविभाज्य कण को परमाणु कहा है। फिर भारत से पकुदा कात्यायन की व्याख्या आई है, इन्होंने कहा कि परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं होते, संयुक्त रूप से होते हैं। ठीक है, परमाणु विभिन्न प्रकार से जुड़ते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। उसके बाद डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपियस का सिद्धांत आया। ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रिट्स और उनके गुरु है ल्यूसिपियस, इन्होंने भी परमाणु की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि अगर पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब कण और विभाजित नहीं होगा। उन्होंने इस सूक्ष्मतम कण को एटॉम्स कहा है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। तो ये आपका एटॉम्स ये किसने कहा है? डेमोक्रिट्स और गुरु ल्यूसिपस ने। उनके अनुसार परमाणु अविनाशी, ठोस, आकार में भिन्न और हमेशा गतिशील होते हैं। परमाणु शब्द यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने दिया, ये इंपोर्टेंट टर्म है, हाईलाइट कर रखा। उन्होंने ग्रीक शब्द एटमॉस से परमाणु शब्द बनाया जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। परमाणु शब्द है एटमॉस, इसका अर्थ होता है अविभाज्य। बाकी रासायनिक संयोजन के नियम दिए हैं लाविजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया, ये ऑलरेडी सवाल आया है। तो रासायनिक संयोजन में एक तो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान न तो आप सर्जन कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, और एक स्थिर अनुपात का नियम है। कोई भी यौगिक है तो उसमें तत्व एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे, ये स्थिर अनुपात का नियम है। ये आपका सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायनिक जोसेफ प्राउस्ट ने ही प्रतिपादित किए थे। उसके बाद यहाँ पर जॉन डाल्टन के बारे में बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है 1808 में। अपने परमाणु सिद्धांत को डाल्टन ने प्रस्तुत किया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यही डाल्टन ने कहा, जो भी पदार्थ है हमेशा तत्व, यौगिक कोई भी हो, एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है और वो सूक्ष्म कण ही परमाणु है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर ही आधारित था। डाल्टन परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट कंसेप्ट परमाणु द्रव्यमान की थी। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की सही व्याख्या की है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में मुख्य बिंदु और व्याख्या की बात करें तो डाल्टन ने क्या बताया कि सभी द्रव्य, जो भी पदार्थ है, द्रव्य हैं, परमाणु से बने होते हैं, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो। सेकंड कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है और अपरिवर्तनीय होता है, परमाणु को तोड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता है, और परमाणु सिर्फ पुनः संयोजित होते हैं लेकिन स्वयं में नया नहीं बनते, नष्ट भी नहीं होते। अविभाज्य कहा परमाणु को डाल्टन ने, और कि प्रत्येक जो भी तत्व यौगिक मिश्रण है वो हमेशा परमाणु से ही मिलकर बना है। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये भी डाल्टन ने बताया। एक तत्व है तो उनमें जितने भी परमाणु है वो एक जैसे ही होंगे, उनका द्रव्यमान, रासायनिक गुण सेम होंगे। अलग अलग तत्व परमाणु भिन्न होते हैं और यौगिक में परमाणु पूर्ण संख्या के अनुपात में जोड़ते हैं। यौगिक में ऐसे नहीं कि भाई C 1.5 O2 ऐसा थोड़ा ही होता है, एक पूर्ण संख्या के अनुपात में ही कनेक्ट होंगे यौगिक में परमाणु, और यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होता है, उनका रेशियो फिक्स रहता है। तो ये सारी चीजें हैं डाल्टन ने बताई। अब ये ज्ञात हो चुका कि परमाणु स्वयं भी और सूक्ष्म कणों में, अब पहले कहा कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम है, अभी परमाणु में भी आप देखते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे परमाणु है, जो भी पदार्थ है उसकी रचनात्मक इकाई है। परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है और इसका आकार बार बार सवाल था 1 नैनोमीटर जितना होता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होती है। और फिर एक सवाल यह भी पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार है 10⁻⁻10 मीटर है। तो ये परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु अत्यधिक छोटे होते हैं। परमाणु का आकार आमतौर पर एक एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहा जाता है। हालांकि नैनोमीटर वाला आपके सवाल पूछा गया है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के बारे में पूछा तो ये 10⁻⁻10 मीटर है। बाकी आपको जल के अणु की त्रिज्या का पूछ रहे तो 10⁻⁹ मीटर है, यानी हाइड्रोजन सबसे छोटा है। यहाँ पर जल की 10⁻⁹ मीटर है, जितना माइनस में ज्यादा है तो वो उतना ही छोटा है। हीमोग्लोबिन अणु, अपने शरीर में हीमोग्लोबिन अणु है रक्त में जो, वो 10⁻⁸ मीटर है, जल से भी बड़ा है ये हीमोग्लोबिन अणु। रेत का कण 10⁻⁴ मीटर, रेत के कण का जो परमाणु है उसकी त्रिज्या 10⁻⁴ मीटर है। चींटी की 10⁻3 है, सेब की 10⁻1, ये सभी मीटर में। ठीक है। तत्वों के प्रतीक, डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों का उपयोग केवल नाम बताने के लिए नहीं बल्कि एक विशिष्ट मात्रा को दर्शाने के लिए किया था। डाल्टन ने रासायनिक तत्वों के प्रतीक इस प्रकार बताए, हाइड्रोजन को ऐसे, कार्बन, ऑक्सीजन को अलग अलग प्रतीक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिर बर्जिलियस ने तत्वों के प्रतीक एक नई प्रणाली का सुझाव दिया जो तत्वों के नाम के प्रारंभिक 1 या 2 अक्षरों का उपयोग करके बनती है ना। ये प्रणाली आज भी आप देखते हो प्रचलित है कि पहला कैपिटल हो, दूसरा
लोअर स्मॉल हो। तो ये बर्जिलियस ने बताया, डाल्टन ने इस टाइप से प्रतीक बताए थे, लेकिन अभी जो प्रचलन में है वो बर्जिलियस ने बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तत्वों के नाम की कैसे नाम कैसे पड़ा, तो एक तो वो तत्व कहाँ से खोजा गया पहली बार, वो भौगोलिक उत्पत्ति है। कॉपर है तो इसका नाम प्राचीन साइप्रस द्वीप से दिया गया है। साइप्रस पूरी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है, तो वहां से आया कॉपर। और स्ट्रोंशियम है स्कॉटलैंड की, इट्रीबियम है स्वीडन के, और यहाँ से रंग से संबंधित नाम भी है, गोल्ड सोना है, ठीक है, स्वर्ण हो जाएगा। क्लोरीन ग्रीक शब्द है, क्लोरस है, क्योंकि गोल्ड में आप देखेंगे सोना है, तो ये गैलियो जियोल्यू इसका नाम था, पीला। ठीक है, इरिडियम ग्रीक शब्द इरिश, इंद्रधनुष है, क्योंकि इसके यौगिक में विभिन्न रंग होते हैं। तत्वों के प्रतीक और उनका मानकीकरण किया गया 1919 में। IUPAC नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और फिर इनका एक पूरे विश्व में एक ही टाइप का मानकीकरण देखने को मिल रहा है। और ये चीज देखेंगे, अधिकांश जो तत्व होते हैं अंग्रेजी का एक या दो अक्षर से बनाए जाते हैं, जिसमें पहला अक्षर हमेशा बड़ा है, और प्रतीक में दूसरा अक्षर भी है तो उसे छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। अब लेटिन में जैसे आप देखते हो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, Na प्रतीक है, तो ये लेटिन नाम है नेट्रियम, इससे आया। सोडियम का आपको S दिखेगा, ठीक है, SO दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये नेट्रियम है तो Na हो जाएगा। पोटेशियम है, आपको P दिख रहा है, लेकिन ये K है इसका प्रतीक पोटेशियम का। कैलियम है इसका लेटिन नाम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लोहा है, Fe इसका प्रतीक है। फेरम इसका लेटिन नाम है। तांबा Cu है, क्यूप्रम इसका लेटिन नाम है। सिल्वर Ag है, अर्जेंटम हो जाएगा। गोल्ड Au है, ओरम हो जाएगा। पारा Hg है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्राजीरम। नेक्स्ट सीसा लेड Pb है, प्लम्बम है। टिन Sn है, स्टेनम है। टंगस्टन W है, वोल्फम। एंटीमनी Sb है, स्टीबियम। ये सभी इंपॉर्टेंट है प्रतीक, कौन सा लेटिन जितने भी है वो आपको एक साथ बता दिए। बाकी नॉर्मल प्रतीक आप सभी को पता होना चाहिए, ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं आएंगे। परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट ऑलरेडी अपना इस चैप्टर में हो चुका है, एटॉमिक मास यूनिट यू में। ये शुरुआत में आपको बता दिया। परमाणु द्रव्यमान में एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन की बात करें तो लगभग क्या है, हाँ, परमाणु द्रव्यमान में क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके द्रव्यमान का योगदान होता है, तो प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है, लेकिन प्रोटॉन का लगभग 1 mu प्रति प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का लगभग 1 mu प्रति न्यूट्रॉन है। बंधन ऊर्जा घटती है, इससे द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाता है जब जुड़ते हैं। तो एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने का अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, लेकिन रासायनिक संयोजन के नियम से इजी हो गया। यहाँ पर एक सापेक्षिक द्रव्यमान लिया जा रहा है, कार्बन 12 को मानक माना गया है, और कार्बन 12 का एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा 1 U के इक्वल माना जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट की। परमाणु द्रव्यमान की इकाई प्रारंभ में AMU थी, अभी एक शॉर्ट फॉर्म है, U के रूप में आप प्रदर्शित करते हो। शुरुआत में जो सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते थे, अभी C12 के रूप में निकाल रहे, पहले ऑक्सीजन 16 के रूप में 1/16 हिस्से के रूप में निकालते थे, अभी मानकीकरण किया गया है 1961 में C12। औसत परमाणु द्रव्यमान है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के द्रव्यमान का औसत है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कब आता है काम में, जब समस्थानिक उसमें उपस्थित हो, तो फिर उसके द्रव्यमान का औसत जो उनकी प्राकृतिक उपस्थिति के रेशियो में रहेगा, अलग अलग गुणों में रहेगा। अब यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हो। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 7 है। ये जरूर आपको सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे। अधिकांश तत्वों के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं, लेकिन हीलियम जो ये नोबल गैसेज है इसमें होता है, और अणु द्रव्यमान वगैरह ये सारे इजी है। परमाणुकता यहाँ पर एक टर्म है कि एक परमाणु में अणु में कितने हाईएस्ट परमाणु हो सकते हैं, तो ऑर्गन में केवल AR, क्योंकि ये एक परमाणु का। हीलियम ये भी जितने भी नोबल गैसेज है वो एक परमाणु का है, ये अधातु सारी, ठीक है। और इसमें बाद में आपका ऑक्सीजन द्वीप परमाणु, हाइड्रोजन द्वीप परमाणु, नाइट्रोजन द्वीप परमाणु, क्लोरीन द्वीप परमाणु, फास्फोरस चतुष्क परमाणु के ध्यान देना P4 के रूप में। सल्फर 8 परमाणुकता 8 होती है S8 के रूप में। फ्लोरीन द्वीप परमाणु, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हेलोजन है वो द्वीप परमाणु है। और बाकी आप धातु देखेंगे तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, पोटेशियम, सोडियम, ये ज्यादातर एक परमाणु के धातु है। अब यहाँ पर यौगिक की बात करते हैं, तो यौगिक में एक से अधिक तत्व रहेंगे, ठीक है। भिन्न तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर रासायनिक बॉन्डिंग होगी, निश्चित अनुपात में होगी, वो आपका यौगिक हो जाएगा। अणु में एक ही टाइप के तत्व रहते हैं, लेकिन अणु में यौगिक में हमेशा एक से, यानी अणु में जैसे एक और बहुपरमाणु अणु भी होते हैं और सिंगल एक परमाणु भी होते हैं, लेकिन यौगिक में हमेशा बहुपरमाणु होंगे। अणु किसी भी तत्व यौगिक की सबसे छोटी है, जबकि यौगिक विशेष प्रकार के अणु होते हैं जो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणु से बने होते हैं। अणु एक ही तत्व के परमाणु से बन सकते हैं, और इसके अलावा अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु से भी बन सकते हैं। तो H2 यौगिक और अणु दोनों है। H2 एक यौगिक है क्योंकि ये 2 अलग अलग तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। H2 को एक अणु भी कहा जाता है क्योंकि ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मौजूद है और पानी के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। आयन का आपको ऑलरेडी बता दिया है।
एक ऐसा परमाणु या अणु जिसमें विद्युत आवेश होता है, जब एक परमाणु या अणु उस पे आवेश चाहिए वही आयन होगा। ये ऑलरेडी काफी सवालों में अपना कंसेप्ट क्लियर आप कर चुके हैं। अलग अलग सल्फेट में 2 माइनस आयन है, नाइट्रेट में NO3 माइनस है, कार्बोनेट में CO3 2 माइनस है, अमोनियम में NH4 प्लस है और फॉस्फेट में PU4 3 माइनस है। ये सारे आयनिक यौगिक हैं जिसमें धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। और रासायनिक सूत्र लिखना ये सारी चीजें लगभग हो चुकी हैं। उसके बाद आयन आपके सोडियम पर Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, सिल्वर पर Ag प्लस है। ये भी थोड़ा आप दिमाग में रखना है। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम है, ये ज्यादा टफ नहीं है। और फिर आपका लगभग सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। मोल कंसेप्ट है, अभी तक इतना आया नहीं है, तो मोल कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद ये अपन लेसन एंड करते हैं। मोल शब्द सबसे पहले 1896 में विल्हेम्स ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। किसने लिया था? ऑस्टवाल्ड ने। लैटिन शब्द मोल से लिया गया जिसका अर्थ होता है ढेर, पुंज, हीप, पाइल। मोल का अर्थ होता है ढेर। ऑस्टवाल्ड ने यह शब्द दिया 1896 में। 1967 में मोल को आधिकारिक तौर पर इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। ये परमाणु और अणुओं की विशाल संख्या। देखिए परमाणु बहुत छोटा होता है, तो कोई पदार्थ में बहुत ज्यादा परमाणु होते हैं तो उसको कैसे लिखे कि इतने करोड़ इतने परमाणु, तो डायरेक्टली 1 मोल परमाणु बोल दे। ठीक है, तो सरलता से अपन व्यक्त कर सके। मोल कंसेप्ट रसायन विज्ञान में एक मूलभूत अवधारणा है जो पदार्थ की मात्रा को परमाणुओं, अणुओं या अन्य कणों की संख्या के आधार पर कितने उसमें परमाणु अणु संख्या कितनी है वो तरीका मोल से। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान एक तो यू या फिर ग्राम में है तब मोल काम आता है। जब ग्राम का आता है तब मोल यहाँ पर देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु अणुओं की संख्या को जानना अधिक सुविधाजनक है क्योंकि सीधे अभिक्रिया के अनुपात को समझने में मदद करते हैं। मोल की परिभाषा, मोल किसी पदार्थ है। देखिए मोल परमाणु का हो सकता है 1 मोल परमाणु, 1 मोल अणु, 1 मोल आयन, 1 मोल अन्य कण, यानी मोल एक तरीके से दर्शाता है कणों की संख्या। मोल चाहे परमाणु ले लो, अणु ले लो, 1 मोल अणु है तो उसमें कितने अणु हैं, तो 1 मोल परमाणु है तो उसमें कितने परमाणु है। तो मोल का मतलब ये कि ये संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है और इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। N0C से डिनोट करते हैं। इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में ये संख्या दी गई है। अवोगाद्रो संख्या का एग्जैक्टली सटीक मान अपन वैसे लिखते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 6.022 14076 10 की घात 23 प्रति मोल होगा। तो 1 मोल में इतने मान वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी संख्या होगी। अवोगाद्रो संख्या है। मोल इनवर्स का अर्थ है प्रति मोल। ठीक है, तो ये प्रति मोल को दर्शाता है कि 1 मोल में कितने हैं। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 मोल है। 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 है। 1 मोल जल अणु, तो 1 मोल जल अणु में कितने जल के अणु है, परमाणु नहीं, फिर जल अणु है तो 1 मोल में इतने जल के अणु है 6.0। मोल का मतलब है ये संख्या। एक जैसे संख्या दर्जन होती तो 12 ग्रॉस 144 होता। तो मोल का मतलब ये कि संख्या है, चाहे उसमें परमाणु लगा लो, पीछे अणु लगा लो, जो भी है मोल दे दिया तो उतनी वो चीजें हैं। मोल एक संख्या से संबंधित, लेकिन इसका विशेष लाभ यह है कि ये द्रव्यमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं और एक विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान उसके 1 यू के लगभग इक्वल होता है। कैसे समझिएगा, लेकिन 1 मोल में उतने परमाणु हैं। ऐसे ये एक स्थिरांक है मोलर आपका अवोगाद्रो संख्या। तो 1 मोल कार्बन 12 में कार्बन परमाणु है, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो मोल संख्या को दर्शा रहा है। 1 मोल यानी कितने कार्बन यहाँ पर 12 है, तो 6.022। 1 मोल ऑक्सीजन अणु में कितने ऑक्सीजन अणु है, 6.022 गुणा 10 का 23 है। फिर एक मोलर द्रव्यमान टर्म आता है कि किसी तत्व या यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान, भाई कोई भी तत्व यौगिक उसके 1 मोल का द्रव्यमान है जो ग्राम में व्यक्त किया जाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान ग्राम में, परमाणु द्रव्यमान यू में। आप तो ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में कन्वर्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको कह दे कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यू है, आपको कह दे 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान, फिर 1 ग्राम आप कहेंगे। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यू है, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन के आगे मोल लग जाए तो फिर उसका द्रव्यमान 16 यू के स्थान पर ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु तो 1 परमाणु है और 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु है। फिर उसका इतने 16 से गुणा थोड़ी ही करेंगे, डायरेक्टली आप उसको 1 ग्राम में बोल देंगे। जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18 यू, लेकिन 1 मोल जल यानी बहुत ज्यादा जल हो तो फिर 18 ग्राम, मतलब 18 यू से 18 ग्राम बहुत ही ज्यादा है। 18 यू तो आपके 1 जल के अणु का द्रव्यमान है, लेकिन 1 मोल का मतलब उसमें 6.022 इतने 10 की घात 23 जल के अणु है, वो कहेंगे तो आप ग्राम में कह देंगे। ठीक है, 1 अणु जल का द्रव्यमान 18 यू है, 1 मोल जल के अणु में 6.022 10 की घात 23 जल के अणु का द्रव्यमान है। इसको 18 से गुणा करेंगे तब इतने यू आ जाएंगे। इतने यू को लिखना फिर गुणा करना, इसलिए यहां पर ये चीज ग्राम में कन्वर्ट कर दी जाइए। अब आप सोच रहे हैं कि 1 यू में कितना ग्राम होता होगा, तो 1 अणु H2O में 18 यू, तो 1 यू में कितना होगा,
तो इस हेतु आप एक में भाग देंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 ग्राम का, यानी एक यू बहुत ही कम होता है, एक यू में ग्राम बहुत ही कम होता है, एक में इतना भाग देंगे तब एक यू का ग्राम आएगा। एक यू में एग्जैक्टली ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है, एक यू यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई में ग्राम कितने होते हैं, तो 1.66 गुणा 10 की घात -24 या एक में भाग दे दो 6.022 गुणा 10 की घात 23 ग्राम का। क्यों? क्योंकि आप जितना एक यू हो ना, उस यू को आप जी में कन्वर्ट कर रहे हो। जी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि वहां पर एक मोल टर्म आ रही है, इसलिए यहां पर एक यू में बहुत ही कम ग्राम होता है। एक में 6.022 गुणा 10 की घात 23 का भाग देंगे तो एग्जैक्टली 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम हो जाएगा। माइनस में है, ठीक है, स्थिर मान है। अब बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके सामने है। प्रोटॉन का होता है लगभग एक यू, द्रव्यमान एग्जैक्टली ग्राम में प्रोटॉन की बात करेंगे तो यही चीज आएगी, 1.66 गुणा 10 की घात -24 वाली आएगी, 1.6726 गुणा 10 की घात -24 है। न्यूट्रॉन में भी लगभग इतना ही होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में। यू में एग्जैक्टली एक यू के आसपास होता है, प्रोटॉन का भी यू में एक यू, लेकिन इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 गुणा 10 की घात -24, इसमें 6750 10 की घात -24 है। इलेक्ट्रॉन का एक यू से भी काफी कम होता है, एग्जैक्टली ग्राम में तो 9.109 गुणा 10 की घात -28 ग्राम होता है। एक यू हाइड्रोजन और एक ग्राम हाइड्रोजन की तुलना आप करेंगे तो बहुत कुछ अंतर होगा। एक ग्राम में तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा मोल और द्रव्यमान का संबंध का, ठीक है। अब मोल का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, रासायनिकों को ये समझने में मदद होती है कितने परमाणु या अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये सारी चीजें। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, ये पूरी आप वैसे एनसीईआरटी के 31 चैप्टर की ई बुक भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ग्रुप डी के सवाल पूछे गए 2500, उसकी ई बुक भी ले सकते हो। कूपन कोड TGRAM25 यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।